हाँ जी, कल से एक ही चैप्टर सबसे ज्यादा डिमांड में है और चैप्टर का नाम है पीजीबीपी। हर एक बच्चा जानता है कि पीजीबीपी का जो क्वेश्चन होता है वो कंपलसरी क्वेश्चन का पार्ट बन के आता है। पीजीबीपी डोमिनेटिंग क्वेश्चन होता है, तो बहुत सारे बच्चों के कहने से वैसे भी लेके आता। पीजीबीपी का सुपर 40 के जो मैंने 4 से 5 क्वेश्चन डाले हैं वो मैं सॉल्यूशन आपके लिए लेके आया हूं। बड़ा फटाफट से जल्दी से आपको सॉल्यूशन कराऊंगा और प्रोविजन भी समझाऊंगा कि कैसे एक बड़े क्वेश्चन में अगर आपको पूरा क्वेश्चन नहीं आता फिर भी आप उसका 70% हिस्सा सॉल्व कर पाएंगे और आपको स्टेप मार्किंग मिलेगी 110%। आप इस लेक्चर को पूरा देखिएगा, बहुत जल्दी रहने वाला है। मेरे ख्याल से 20 से 25 मिनट के अंदर ये खत्म हो जाएगा। मैं एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं बता सकता, लेकिन आपको सारी चीजें आएंगी समझ में। 110% गारंटी है इस बात की। दूसरी चीज, मैं आपको किसी भी धोखे में नहीं रखना चाहता कि पीजीबी के इतने क्वेश्चन करने से आप 110% श्योर हो जाएंगे कि आप वो एग्जाम का क्वेश्चन कर ही कर पाएंगे। अगर आपको ये लगता है कि सर आपने ये जो लेक्चर कराया है इससे काम हो गया है, बाकी सभी चैप्टर्स रिवाइज हो गए हैं, आप पीजीबीपी के लिए अलग से और भी प्रैक्टिस क्वेश्चन लेके आए जिसमें काफी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन एटलीस्ट 10-12 क्वेश्चन पीजीबीपी के और ज्यादा कराए गए हों इंक्लूडिंग ऑल द प्रोविजंस। जब आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, लाइक टारगेट रखते हैं मान लीजिए 200 लाइक्स का, क्योंकि बच्चे देखते रहते हैं ना लाइक नहीं करते, तो लाइक टारगेट रखते हैं 200 लाइक्स का। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि सर क्या मुझे ये पीजीबीपी के लिए एडिशनल क्वेश्चंस की सीरीज भी लानी चाहिए, 10-12 क्वेश्चन जिसमें अलग से प्रैक्टिस कराओ। तो जैसा आप बोलोगे वैसा कर दिया जाएगा। सभी प्रोविजंस को डिस्कस करते हुए बिना किसी टाइम वेस्ट के अब मैं शुरू करता हूं पीजीबीपी के सुपर 40 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। तो जहां पर पीजीबीपी लिखा हुआ है आपके सुपर 40 के पीडीएफ में, आई होप आपके पास होगा, नहीं होगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड हो जाएगा। उसके जस्ट नीचे जो 2-3 क्वेश्चन यहां पर लिखे गए हैं, वो 2-3 क्वेश्चन जो है आपके वो इलस्ट्रेशन नंबर क्या नाम है 4 और जो 3 डाली गई है गलती से iOS की डाल दी गई है, और बाद में क्या नाम है 3 क्वेश्चन iOS के आ गए हैं इसमें गलती से। लेकिन मैं आपको पीजीबीपी की इलस्ट्रेशन 3 और 4 करा देता हूं मैं पहले। इसका मतलब आप खुद से ऐड कर लीजिएगा। जो पीजीबीपी का क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 3 है वो डेप्रिसिएशन को समझाता है, और जो मेन मुद्दा है मेरा आपको कराने का वो इस तरीके का क्वेश्चन कराने का है जैसा कि आपको एग्जाम में फर्स्ट क्वेश्चन दिखेगा। तो 2 ऐसे एग्जाम टाइप क्वेश्चन में आपके लिए प्रैक्टिकल 7 और प्रैक्टिकल 9 लेके आया हूं, जो आपको समझ में आएगा कि कोई बड़े क्वेश्चन को, कंपलसरी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो पहले मैं आपको छोटे क्वेश्चन कराता हूं, 2 इलस्ट्रेशन 3 और 4 जो आपके स्टडी मटेरियल का है। तो क्या कहता है जरा ध्यान से देखिए, इससे आपको रेट्स वगैरह क्लियर हो जाएगा। एक न्यूली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है। चार्टर्ड अकाउंटेंट वर्ड यहां पर जो मतलब है, इसका मतलब अपने उसने प्रैक्टिस शुरू की है, इसका मतलब वो मैन्युफैक्चरर नहीं है। और जब मैन्युफैक्चरर नहीं होता तो एडिशनल डेप्रिसिएशन की बात ही नहीं की जाती। अदरवाइज आपको पता है एडिशनल डेप्रिसिएशन, इस क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन देने का तरीका भी आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो उन्होंने कहा फिर कॉस्ट जो है हर एक आइटम की शो की गई है, डेप्रिसिएशन क्लेम किया जा सकता है, वो आपको बताना है, जरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले लिखा हुआ है कंप्यूटर इंक्लूडिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। एक चीज आपको पता होगी कि कंप्यूटर पे जो और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पे जो डेप्रिसिएशन का रेट है वो 40% है। कौन से दिन खरीदा है? 27 सितंबर को। पुट टू यूज कब किया है? 1 अक्टूबर 2023 को। तो क्या करेंगे जरा इसका, तो आपको पता है कि 1 अक्टूबर 2023 को अगर आपने पुट टू यूज किया है तो मोर देन क्या नाम है आपने मोर देन जो आपका 180 डेज से इस्तेमाल किया गया है, और जब भी मोर देन 180 डेज से इस्तेमाल किया जाएगा तो पूरा डेप्रिसिएशन का अलाउ कर दिया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं कंप्यूटर यूपीएस। ये भी मोर देन 180 डेज के लिए यूज किया गया है क्या? नहीं, 8 अक्टूबर को आपने पुट टू यूज किया है। ध्यान रखना, एक्वायर की डेट रेलेवेंट नहीं होती। पुट टू यूज जब आपने बिजनेस में लेकर आए हो वो वाली डेट जो है रेलेवेंट होती है। और 8 अक्टूबर से अगर आप लगाएंगे तो आपको पता होगा कि नॉर्मल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लगता है। अगर आपने 180 दिन से कम के लिए इस्तेमाल किया है तो डेप्रिसिएशन के रेट का 50% कर देंगे। इसीलिए वैसे तो कंप्यूटर यूपीएस पे क्या लगता है आपका 40%, लेकिन यहां पर रेट जो हो जाएगा वो जाएगा 20% और आपकी अमाउंट इस तरीके से निकाली जाएगी। नेक्स्ट आते हैं कंप्यूटर प्रिंटर। इस पर भी 40% लगता है। 1 अक्टूबर को ही पुट टू यूज कर दिया गया था तो पूरा 40% लगेगा। तो 12,500 का 40%, 5,000 रुपए, ये आपका डेप्रिसिएशन आ गया। नेक्स्ट है बुक्स अदर देन एनुअल पब्लिकेशन। 12,000 रुपए की जो है बुक्स पर भी आपका 40% लगता है। कब खरीदा है? 1 अप्रैल को, और पहली तारीख को लगा देते तो 40% पूरा लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। आगे चलते हैं। ऑफिस का फर्नीचर है, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट ने खरीदा है तो ऑफिस का फर्नीचर चाहे प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट खरीदे या कोई मैन्युफैक्चरर खरीदे या कोई भी खरीदे, रेट जो है
उसका 10% है। आपने खरीदा 1 अप्रैल को और 1 अप्रैल को ही पुट टू यूज कर दे तो 10% आपका यहाँ पर लग जाएगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, लैपटॉप आपने खरीदा, सेम 40% की कैटेगरी में आता है। 26 सितंबर को खरीदा था और 8 अक्टूबर को लगाया। 8 अक्टूबर को अगर आपने लगाया है, इसका मतलब ये लेस देन 180 डेज के लिए इस्तेमाल किया गया है, इसलिए जो 43,000 पे 40% ना लगा के 20% लगाया, और ये एक डेप्रिसिएशन का जल्दी से क्वेश्चन हमने कर दिया खत्म। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट कोई किसी क्वेश्चन पे। ये इलस्ट्रेशन नंबर जो 4 है, काफी सारे बच्चों का सरदर्द बना रहता है कि सर ये एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। साइंटिफिक रिसर्च 35 वाला, उसमें 100% डेप्रिसिएशन क्या है, लैंड क्या है, काफी सारे बच्चों का डाउट रहता है और ये बड़े क्वेश्चन में आपका पूरा क्वेश्चन गलत करा सकता है, इसलिए मैंने इलस्ट्रेशन नंबर 4 सिलेक्ट किया है, जरा ध्यान से देखिएगा। मिस्टर गामा एक प्रोप्राइटर है, स्टार्टेड अ बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टायर्स। अब मैन्युफैक्चरर है, इसका मतलब यह है कि इसको एडिशनल डेप्रिसिएशन क्लेम करने दिया जाएगा, ठीक है। 1 जनवरी 2023 को उसने स्टार्ट किया। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वाज सेटअप ऑन 1/5/2023। ही कमेंस हिज मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन 1/6/2023 को, ठीक है। टोटल कॉस्ट ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल्ड इन द यूनिट्स, इसने कहा जो टोटल कॉस्ट है प्लांट और मशीनरी सबको मिला के वो है 120 करोड़ की, ठीक है। द सेड प्लांट एंड मशीनरी इंक्लूडेड सेकंड हैंड प्लांट ऑफ मशीनरी जो 20 करोड़ रुपए की है। देखो 120 करोड़ का उसने खरीदा है तो हम उसे नॉर्मल डेप्रिसिएशन भी देते और एडिशनल डेप्रिसिएशन भी देते, लेकिन उसने कहा कि भाई साहब आपने 120 करोड़ का जो आपके पास प्लांट एंड मशीनरी है उसमें 20 करोड़ वाला जो हिस्सा है वो सेकंड हैंड को डिनोट करता है। तो सेकंड हैंड कोई भी मशीनरी वगैरह जब आप परचेज करके लाते हैं तो हम आपको डेप्रिसिएशन देने से मना नहीं करते, लेकिन हाँ एडिशनल डेप्रिसिएशन देने की कंडीशन होती है कि एसेट जो है न्यू होनी चाहिए। अगर इंडिया में उसका पहली बार यूजर है तो इसका मतलब तब भी उसे नया मान लिया जाएगा। क्वेश्चन खुद कह रहा है कि ये सेकंड हैंड है, तो सेकंड हैंड है तो क्या कर सकते हैं, फिर आपको नॉर्मल डेप्रिसिएशन देंगे, एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं देंगे, ठीक है। आगे न्यू प्लांट एंड मशीनरी, एक उसने न्यू प्लांट एंड मशीनरी खरीदी है साइंटिफिक रिसर्च के लिए असेसी का जो 15 करोड़ है। अब जो साइंटिफिक रिसर्च के लिए होती है आपको पता है उस पर 100% डेप्रिसिएशन अलाउड कर दिया जाता है उसी साल में जिस ईयर में परचेज किया जाता है, लेकिन सवाल यह है कि क्या उस पर एडिशनल डेप्रिसिएशन दिया जाएगा। आंसर इज नो। जब ऑलरेडी आपको 100% अमाउंट मिल गया तो एडिशनल डेप्रिसिएशन क्यों क्लेम करने दिया जाएगा, आपको डेप्रिसिएबल अलाउेबल कितना है वो बताया जाएगा। तो यहां पर मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराया था, टोटल जो अमाउंट है वो 120 करोड़ को डिनोट कर रहा है, जिसमें से आप हटा लीजिए पहले 20% वाला क्योंकि वो सेकंड हैंड है, इस पे नॉर्मल डेप्रिसिएशन दे दीजिए, प्लांट एंड मशीनरी का रेट 15% है पूरे साल के लिए तो 3 करोड़ आ जाएगा। और आ जाइए साइंटिफिक रिसर्च वाले पे, साइंटिफिक रिसर्च का जो डेप्रिसिएशन मिलेगा, डेप्रिसिएशन इसी साल में वो मिलेगा 100%, तो यहां पर 15 करोड़ का 100% आएगा 15 करोड़ रुपए यहां पर पूरा, तो डेप्रिसिएशन तो ये निकल गया। रिमेनिंग बचा मेरा 85 करोड़, इस 85 करोड़ पे आपको डेप्रिसिएशन भी मिलेगा और एडिशनल डेप्रिसिएशन भी मिलेगा, तो डेप्रिसिएशन 15% से आया 12.75 करोड़ और ये पूरी लाइन आ गई आपकी पहले साल में जो डेप्रिसिएशन लड़ा होगा आपको। दूसरा आता है एडिशनल डेप्रिसिएशन, ये रहा एडिशनल डेप्रिसिएशन आपको कैसे देंगे। तो जो एडिशनल डेप्रिसिएशन की बातें हैं वो कहां से शुरू हो जाएंगी, थोड़ा सा नीचे आ जाइए भाई, ये रहा। ना तो 15 करोड़ के अमाउंट पे एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा आपको, ना 20 करोड़ के अमाउंट पे एडिशनल डेप्रिसिएशन मिला होगा, लेकिन 85 करोड़ पे आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन देंगे और एडिशनल डेप्रिसिएशन का रेट होता है 20%, तो यहां पर 20% की अमाउंट ध्यान रखना। जो एडिशनल डेप्रिसिएशन देते हैं वो 85 करोड़ में से फिर डेप्रिसिएशन माइनस करके नहीं देते, ओरिजिनल अमाउंट पर देते हैं डेप्रिसिएशन पूरा। तो यहां पर ये अमाउंट आपके आगे जो कि टोटल डेप्रिसिएबल अलाउेबल इंक्लूडिंग द एडिशनल डेप्रिसिएशन। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। साइंटिफिक रिसर्च वाला पॉइंट जो है आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, एक क्वेश्चन पहले भी आया था मई 2024 में कि बताइए 100% अमाउंट वाला, ऐसा मान के चलेगा लैंड की वैल्यू हटा दे तो जहां पर भी साइंटिफिक रिसर्च वगैरह आ रहा है आपको 100% अमाउंट मिल जाएगी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब मैं आता हूं आपके एग्जाम टाइप क्वेश्चन पे। एग्जाम टाइप क्वेश्चन कैसा है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 7 जो है एग्जाम टाइप क्वेश्चन है। अभी मैं टैक्स लायबिलिटी निकालना नहीं बता रहा हूं आपको, अभी मैं क्वेश्चन करना सिखा रहा हूं। टैक्स लायबिलिटी एक अलग हिस्सा होता है, बाय डिफॉल्ट वाले में अलग प्रोविजंस हो जाते हैं, पूरा क्वेश्चन पढ़ देता है वो, ठीक है। तो मिस्टर शिवम जो है एक रिटेलर है, ठीक है, कोचिन में, और जैसे आपको पता चला रिटेल ट्रेडर है, दैट मींस कहीं पर भी अगर डेप्रिसिएशन की बातें आएंगी तो सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल डेप्रिसिएशन प्रोवाइड किया जाएगा, एडिशनल डेप्रिसिएशन प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, ठीक है। ये ट्रेडिंग पीएनएल दिया हुआ है उन्होंने। इस तरीके का जब भी क्वेश्चन देते हैं तो आप पकड़ लीजिए अपने नेट प्रॉफिट को, पहला स्टेप लिख लेना कॉपी में, पहला स्टेप नेट प्रॉफिट को पकड़ो, सारी एडजस्टमेंट्स पढ़ो और क्वेश्चन शुरू कर दो। मैं आता हूं सारी एडजस्टमेंट्स पे। देखो अगर मैं पहली बार में आपको एडजस्टमेंट पढ़ाऊं, ओपनिंग स्टॉक लिखने में कोई परेशानी नहीं है, परचेज भी लिखने में कोई परेशानी नहीं है, सैलरी भी बिजनेस का एक्सपेंडिचर होता है, रेंट एंड रेट्स बिजनेस का एक्सपेंडिचर होता है, इंटरेस्ट ऑन लोन, डेप्रिसिएशन। हाँ, डेप्रिसिएशन को मैं थोड़ा सा होल्ड बैक करूंगा, क्यों, क्योंकि नीचे अगर मुझे इन्फॉर्मेशन गिवन होगी असेट्स वगैरह की तो डेप्रिसिएशन में अपनी मर्जी से निकालूंगा, या कई बार ऐसा देता है कि प्लांट एंड मशीन जो डेप्रिसिएशन पीएनएल में लिखा गया है वो इनकम टैक्स रूल्स के हिसाब से नहीं है, और इनकम टैक्स रूल्स के हिसाब से जैसे मान लीजिए डेप्रिसिएशन 1,05,000 है और वो नीचे लिख देगा कि इनकम टैक्स रूल्स के हिसाब से डेप्रिसिएशन वो 1 लाख है, तो आप इस डेप्रिसिएशन को एड बैक करके इनकम टैक्स वाला माइनस कर दीजिएगा। और अगर क्वेश्चन ये कहता है कि वो जो डेप्रिसिएशन है वो
निकालना आपको इनकम टैक्स के हिसाब से, इन्फॉर्मेशन जो हम दे रहे हैं उसके हिसाब से, तो वहां आप डेप्रिसिएशन निकालेंगे और वो वाला माइनस करेंगे, इसको एड बैक करेंगे। अगर क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला तो आप नीचे नोट लिख के आएंगे, अज्यूमिंग दिस डेप्रिसिएशन इज कंप्यूटेड एज पर द इनकम टैक्स रूल्स, और यही वाला माइनस हो जाएगा और आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी बिजनेस का खर्चा होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पोस्टेज एंड टेलीग्राम भी बिजनेस का एक्सपेंडिचर होता है। लॉस ऑन सेल ऑफ शेयर्स शॉर्ट टर्म, आप इसको एड बैक कर देंगे। ये लॉन्ग टर्म, ये यानी कि कैपिटल गेन हेड से रिलेटेड है, जो कि आपने अपने बिजनेस में दिखाया हुआ है, जो कि गलत बात है। इसकी वजह से आपका क्या हो रहा होगा, इससे वजह से आपको प्रॉफिट कम हो गया होगा, तो आप नेट प्रॉफिट से शुरुआत करेंगे और एड बैक कर देंगे ऐसा खर्चा जो कि बिजनेस का है ही नहीं। उसके बाद अदर जनरल एक्सपेंसेस उन्होंने लिखे हुए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं आ गया इनकम पे, सेल से मुझे कोई परेशानी नहीं, क्लोजिंग स्टॉक से मुझे कोई परेशानी नहीं, ग्रॉस प्रॉफिट ये तो बैलेंसिंग फिगर से आया है। इनकम फ्रॉम यूटीआई, अब बताइए मुझे, यूटीआई यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया से कोई इनकम है तो वो कहां जाती है भाई, आईओएस में जाती है। आपने कहां ऐड की हुई है, बिजनेस में। तो नेट प्रॉफिट में एक तो आप अमाउंट ऐड बैक कर देंगे, किस चीज का, आपको अमाउंट ऐड बैक करेंगे 8100, जो कि ये यहां का नहीं है, और प्लस इनकम माइनस कर देंगे जो यहां की नहीं है, जो नेकेड आई से आपको सीधी सीधी दिख रही है। अब आते हैं एडजस्टमेंट्स वाली बातों पे। It was found that the some stock was omitted to be included in both the opening stock and closing stock. लिखना ही भूल गए, कितने का अमाउंट लिखना भूल गए, जिसकी वैल्यू क्या है, ओपनिंग स्टॉक में 9000 की अमाउंट हम लिखना भूल गए। ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड आता है, तो इसका मतलब आप उसे खर्चे की तरह मानिए कि खर्चे की साइड हमने 9000 रुपए नहीं दिखाए, जिससे मेरा प्रॉफिट क्या हुआ होगा, जिससे मेरा प्रॉफिट जो है ज्यादा शो हो रहा होगा, क्योंकि खर्चा दिखाता तो कम हो जाता। तो अब क्या करेंगे, तो मेरा प्रॉफिट जो है वो 9000 रुपए से, जो मेरा अमाउंट है यहां पर 9000 रुपए से जो प्रॉफिट है वो ज्यादा दिखाई दे रहा होगा। तो अब मुझे क्या कर देना चाहिए, मुझे उसे एड बैक कर देना चाहिए। मतलब सॉरी, ये खर्चा मैंने नहीं दिखाया है, तो इसे मुझे क्या कर देना चाहिए, माइनस कर देना चाहिए अपने नेट प्रॉफिट से। फिर आते हैं क्लोजिंग स्टॉक से। क्लोजिंग स्टॉक में 18000 रुपए मैंने नहीं दिखाए, इनकम साइड चली जाती मेरे क्लोजिंग स्टॉक, और क्या नाम है, उससे मेरा प्रॉफिट बढ़ जाता। तो अब क्या करेंगे, इस 18000 रुपए का 18000 रुपए हमने लिखे ही नहीं है। अगर लिखे ही नहीं है तो क्या करेंगे, तो 18000 रुपए को हम क्या कर देंगे, एड बैक कर देंगे कि भाई हम ये लिखना भूल गए थे। तो 4 एडजस्टमेंट हमारी हो चुकी है। पहली एडजस्टमेंट तो हमारी वो थी, हमने जो खर्चा लिखा हुआ है यहां पर, ये वाला लॉस वाला, इसको हमने एड बैक कर दिया, वहां से हमने आईओएस की इनकम हटा दी, यहां से हमने ये दोनों एडजस्टमेंट कर दी। अब चलते हैं आगे, कह रहे सैलरी इंक्लूड 10,000 पेड टू हिज ब्रदर। ध्यान रखना, रिलेटिव को ही पे किया होगा और अनरीजनेबल होगा तभी हम यहां पर एड बैक करते हैं, अदरवाइज नहीं। उसने कहा ब्रदर क्या उसके फैमिली के डेफिनेशन में आता है, आंसर इज यस। अनरीजनेबल है टू द एक्सटेंट ऑफ 2000, तो सैलरी के अंदर 10,000 रुपए की एक पेमेंट ऐसी है जो कि ब्रदर को की गई है, और अनरीजनेबल जो अमाउंट है वो 2000 रुपए। इसका मतलब पेमेंट जो है 10,000 की जो तुमने की है वो होनी चाहिए थी 8000 रुपए की, तुमने दिखाई है 10,000। अनरीजनेबल कितना माइनस किया हुआ ये बताओ, 2000 रुपए। तो क्या करें, एड बैक कर देंगे, भाई तुमने ज्यादा माइनस किया हुआ, अपने भाई को ज्यादा खर्चा दिखाया हुआ है। होल अमाउंट ऑफ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी तुमने कैश में दी है, बहुत बढ़िया, बाय वे ऑफ वन टाइम पेमेंट टू मिस्टर रमेश। तो कभी भी आप वन डे में किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को कैश में अगर पेमेंट करते हैं और अमाउंट 10,000 से ज्यादा है तो पूरी की पूरी अमाउंट डिसअलाउड हो जाती है। हाँ, अगर कोई ट्रांसपोर्टर होता है तो 35,000 की लिमिट है वहां पर। तो यहां पर आ जाते हैं, कौन से वाले खर्चे की बात की है उसने, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी की बात की है। तो मैं यहां पर आ जाता हूं, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 23,200 को क्या कर दूंगा मैं, 23,200 को कर दूंगा एड बैक। तो ये सारी चीजें देखो आपको यहां पर दिखाई दे रही होंगी। अगर मैं आपके इलस्ट्रेशन नंबर 7 पर, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाऊं तो 149 के आसपास होगा। मैं कौन सा क्वेश्चन करा रहा हूं आपको, मैं 7th क्वेश्चन करा रहा हूं, और जैसे जैसे एडजस्टमेंट है थोड़ी थोड़ी मैं साथ में चेक भी करवाता हुआ चलता हूं आपको। ये है 7th क्वेश्चन, देखिए जरा ध्यान से। इन एडमिसिबल एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं, उसने कहा जो आपने अंडर वैल्यूएशन किया है ऐड कर दीजिए उसको 18,000 को। सैलरी जो अपने भाई को दी है अपने 2,000 रुपये एड बैक कर दीजिए। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 23,200 पूरा ऐड कर दीजिए, अभी तक और कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पर जो है जो माइनस करना था मैं ओपनिंग स्टॉक का 9,000 रुपये यहाँ तक आ गया, ठीक है, यहाँ तक मैंने आपको करा दिया है। अब आगे कराता हूँ और इन्फॉर्मेशन पढ़ के। कह रहे डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो 1,05,000 का है वो इस इंफॉर्मेशन के ऊपर बेस्ड है। अब हम ये देखेंगे कि ये जो इंफॉर्मेशन है इससे सेम डेप्रिसिएशन आ रहा है या नहीं, चेक करते हैं। ओपनिंग बैलेंस जो है मशीनरी का वो कितने का है, पिछले साल का डेप्रिसिएशन वगैरह माइनस करके वो है 4,20,000 रुपए का, ठीक है। एक नई प्लांट एंड मशीनरी जो सेम ब्लॉक के अंदर है वो हमने खरीदी है एक साथ मतलब 1 जुलाई यानी कि मोर देन 180 डेज, 70,000 रुपए की। तो 4,20,000 में प्लस कर देंगे हम 70,000 रुपए, तो हो जाएगा 4 लाख आपका कितना, 90,000 रुपए। और 2 प्लांट्स है जो हमने बेच दिए हैं 50,000, तो 4,90,000 में से अगर आप 50,000 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 4,40,000। तो 4,40,000 पे 15% निकाल लेना चाहिए था। मैं एक बार चेक कर लेता हूं, 4,40,000 पे 15% आप निकालेंगे तो अमाउंट आ जाएगी 66,000। तो जो आपने डेप्रिसिएशन दिखाया 1,05,000 का उसे आप एड बैक कर दीजिए, और 66,000 का सही डेप्रिसिएशन आपको माइनस करना है। यहां पर ऐसे करके चलेंगे। प्लस क्यों एडिशनल डेप्रिसिएशन हमने क्यों माइनस नहीं किया, तो एडिशनल डेप्रिसिएशन इसलिए माइनस नहीं किया क्योंकि जो असेसी है हमारा वो कौन नहीं है, असेसी हमारा कौन नहीं है, असेसी हमारा मैन्युफैक्चरर नहीं है, ठीक है।
लाइक कर देना अगर बिना उसके देख रहे हो, ना लाइक हो। रेंट रेट्स इंक्लूड्स जीएसटी की लायबिलिटी 3400 की, जो कि 7/4 को पे की गई है। तो क्या कोई इसमें दिक्कत वाली बात है कि आंसर इज नो, क्योंकि आपने ड्यू डेट ऑफ रिटर्न से पहले पेमेंट कर दी है, तो कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है। अदर जनरल एक्सपेंसेस के अंदर 2000 रुपए तुमने डोनेशन दिया है पब्लिक चैरिटेबल, तुम्हारा डोनेशन करने का बिजनेस थोड़ी ना है, इस 2000 को एडबैक कर दीजिए। तो 2 खर्चे और दिखाता हूं मैं आपको फटाफट से एडबैक वाले में। तो जो डोनेशन तुमने दी है भाई, इसे एडबैक कर दो, बहुत बढ़िया। जो डेप्रिसिएशन तुमने ऊपर लिखा गया है 1,05,000, वो गलत है, वो गधों वाला डेप्रिसिएशन है। अपना वाला डेप्रिसिएशन निकालो और अपना वाला डेप्रिसिएशन निकाल के उसे माइनस कर दो। इन्होंने कहाँ डेप्रिसिएशन निकाला, ये यहाँ पर माइनस करके दिखाया उन्होंने। ठीक है, आगे चलते हैं। बस बात खत्म होगी, आपने प्लस माइनस कर दिया और कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, और आपका क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। प्लस माइनस आप देख सकते हैं, सारी ट्रीटमेंट मैंने आपको बता दी है। एक और क्वेश्चन ऐसा जैसा कि एग्जाम में पूछा जा सकता है, राजू एक मैन्युफैक्चरर है। आप ध्यान देना, क्योंकि मैन्युफैक्चरर है और कहीं डेप्रिसिएशन की बातें आएंगी तो आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन भी ध्यान में रख के चलना है। देखते हैं, गिव्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ ट्रेडिंग एंड पीएनएल। ऐसा मान के चलेगा इसी तरीके का हुबहू क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है, पकड़ लेंगे आप। सबसे पहले स्टेप बता रहा हूं आपको, नेट प्रॉफिट एज पर पीएनएल लिख लेंगे, उसके बाद नेकेड आई से इसको पढ़ेंगे कि कौन कौन से आपको बिजनेस से रिलेटेड नहीं लग रहे हैं। ओपनिंग स्टॉक परचेज, ठीक है, वेजेस वगैरह, ग्रॉस प्रॉफिट तो अलग से है, एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस है। अब आते हैं, यहां से कुछ प्रोविजन भी बताना शुरू करूंगा। देखिए, इनकम टैक्स जब आप निकाल रहे हैं तो अगर आपने कोई इनकम टैक्स की पेमेंट की है तो पर्सनल लेजर का खर्चा है, उसे ऐड बैक कर देंगे। इनकम टैक्स निकालते समय, यहां पर जब आप इनकम निकाल रहे हैं पीजीबीपी की, इसको निकालते समय आपको सभी टैक्सेस अलाउ किए जाएंगे अदर देन इनकम टैक्स एक्ट। तो इसका मतलब आप इनकम टैक्स अगर कहीं है तो ऐड बैक कर देंगे, अदरवाइज आप जीएसटी पे कर रहे हैं, म्युनिसिपल टैक्स पे कर रहे हैं, लेकिन वो अपने पर्सनल हाउस के नहीं होनी चाहिए। कोई भी अगर आप टैक्स पे कर रहे हैं, एक्साइज, कस्टम, कुछ भी यहां पर माइनस करने दिया जाएगा। ध्यान रहे क्या क्या माइनस करने दिया जाएगा, उसकी क्या पेनल्टी भी माइनस करने दी जाएगी। आंसर इज नो, पेनल्टी नेचर के खर्चे को हम प्रमोट नहीं करते, इसलिए आपको अलाउ नहीं करने दिया जाएगा। तो जैसा कि आपको यहां पर दिख रहा होगा, उसने एसजीएसटी की पेनल्टी लिखी है, तो इसका क्या करूंगा मैं, एड बैक कर दूंगा। जीएसटी पेड लिखा है तो मैं इसे अलाउड रहने दूंगा, कोई भी दिक्कत वाली बातें नहीं है। और अगर एसजीएसटी पेड लिखा होता तो मैं अलाउ कर देता, क्योंकि एसजीएसटी की पेनल्टी है इसलिए अलाउ नहीं कर रहा। दूसरी बात, अगर मान लीजिए मैंने जीएसटी या एसजीएसटी या कोई भी कुछ पे करने के लिए इंटरेस्ट लिया, लोन लिया है, उसमें ब्याज दे रहा हूं, क्या वो भी माइनस है? यस। लेकिन अगर आप उस लोन को रीपे करने के लिए और डिफॉल्ट कर रहे हैं, वो माइनस नहीं होगा। ठीक है, जनरल एक्सपेंसेस लिखा है, अभी उसके बारे में कुछ नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंटरेस्ट ऑन बैंक है जो मशीनरी पे लिया है, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। डेप्रिसिएशन अभी लिखा रहने देता हूं, कोई इंफॉर्मेशन होगी तो मान लूंगा मैं निकाल सकता हूं, कोई इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो इसे लिखा रहने देंगे। ठीक है, सेल्स से मुझे कोई परेशानी नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक से मुझे कोई परेशानी नहीं है, ग्रॉस प्रॉफिट से मुझे कोई परेशानी नहीं है। डिविडेंड जो तुम्हें मिला है भाई साहब, ये बिजनेस का खर्चा, बिजनेस की इनकम नहीं होती, तो आप इसे आईओएस में माइनस कर देंगे, यहां से ले जाएंगे आप बिजनेस से। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इनकम नेट है, तुमने इनकम में क्यों ही दिखाया हुआ है भाई, एग्जेम्प्ट करो इसको, तो इसको भी आप माइनस कर देंगे नेट प्रॉफिट से। ठीक है, आगे चलते हैं। अब पढ़ता हूं मैं यहां से, देखिए, फॉलोइंग आर द फर्दर एडिशनल इंफॉर्मेशन, जहां से मुझे प्लस माइनस की चीजें पता चलेगी। एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस के अंदर 46,000 रुपए कमीशन जो पे की है तुमने ब्रदर ऑफ द एसएससी को, कमीशन की जो मार्केट रेट है वो 36,000 रुपए, इसका मतलब एडिशनल तुमने उसके रिलेटिव को कितना पे किया है, 10,000 रुपए। तो इस 10,000 का क्या कर देना पड़ेगा, आपको एडबैक कर देना पड़ेगा। मैं फटाफट से आता हूं आंसर नंबर 9 पे, 7 से क्रॉस चेक भी कराता हुआ चलूंगा। ठीक है, ये रहा 10,000 रुपए, आपने कर दिया एडबैक। आगे चलते हैं। असेसी ने पे की है 33,000 इन कैश टू ट्रांसपोर्ट कैरियर, द अमाउंट इज इंक्लूडेड इन द मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। कैश में पे किया है तुमने, अगर यहां पर ट्रांसपोर्टर को अगर आप पे नहीं करते तो मैं इसको पूरा डिसअलाउ कर देता और 33,000 को ऐड कर देता, लेकिन क्योंकि ट्रांसपोर्टर की जो लिमिट होती है वो 35 होती है और तुमने जो पेमेंट की है वो है 33,000, वैसे जनरली लिमिट 10,000 होती है, तो इसलिए इसे अलाउ रहने देंगे, कोई भी दिक्कत नहीं करेंगे इसमें। एक सब है 4,000 रुपए का जो सैलरी टू स्टाफ थ्रू आउट द ईयर पे किया है, जिसे रिकॉर्ड नहीं किया गया, ध्यान से समझना। ये पॉइंट बहुत ज्यादा खतरनाक पॉइंट है, इसके दो मतलब हो सकते हैं। ये जो तुमने ओमिशन की है तुमसे गलती से हो गई है और इसलिए हम तुम्हारे 4,000 रुपए मल्टीप्लाइड बाय 12 48,000 रुपए नेट प्रॉफिट से माइनस कर देंगे। ये आप नोट लिख के आएंगे कि हम ऐसा अज्यूम कर रहे हैं कि ये जानबूझ के इंटेंशनली नहीं किया गया है। इसका दूसरा जो प्रोविजन है वो ये है कि आपने ये जो खर्चा है जानबूझकर छुपाया है, और अगर आपने जानबूझकर छुपाया है ना तो इनकम तो आपकी एक्सपेंस तो छोड़िए, हम इसे डीम्ड इनकम मानकर आपकी इनकम में 48,000 रुपए ऐड कर देंगे। इंस्टीट्यूट ने इसके दोनों प्रोविजन लिखे हैं, माइनस भी करके दिखाया हुआ है नोट में, और क्या नाम है ऊपर ट्रीटमेंट में बताया गया है कि उसने सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन नहीं दी इसकी, इसलिए उसकी इनकम में 48,000 रुपए ऐड कर देंगे। देखिए, सैलरी टू स्टाफ में उसने अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर के नाम पर तुम बता ही नहीं पा रहे हो तो हम तुम्हारी इनकम मान लेंगे, और नोट में भी लिखा हुआ है कि आप ऐसा भी मान सकते हैं। ऑल्टरनेटिव व्यू क्या पॉसिबल है कि सैलरी नॉट रिकॉर्डेड इन द अबव,
ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स वो ओमिशन हो गया है, जानबूझ के दे और सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन दे दी है, इन सच ए केस शुड बी नॉट बी एडेड बैक बट वुड बी अलाउड, तो माइनस करने दिया जाएगा, इनकम नहीं मानी जाएगी। तो आई होप आपको ये प्रोविजन समझ में आया। कई सारे बच्चों को ये वाला पॉइंट डाउट रहता है, समझ में नहीं आया, खर्चे को उन्होंने इनकम कैसे मान लिया, भाई अनएक्सप्लेन्ड है, समझा ही नहीं पा रहे हो तुम कि ये खर्चा तुमने क्यों नहीं कहा, मतलब कुछ गड़बड़ है। बैंक टर्म इंटरेस्ट में जो एक्चुअली पेमेंट की है वो आपने 31/3/2000 मार्च तक वो की है 20,000 की, और बैलेंस पे की है आपने नवंबर 2024 में। भाई ये आफ्टर ड्यू डेट ऑफ रिटर्न है, उसके बाद की पेमेंट को हम अलाउ नहीं करेंगे, इस साल अलाउ नहीं करेंगे। तो तुमने जो नॉर्मल टाइम के अंदर पेमेंट कर दी है बैंक इंटरेस्ट की वो 20,000 रुपए है, और जो बाकी का है वो तुमने नवंबर में पे किया। तो बैंक इंटरेस्ट है कितने का, बैंक इंटरेस्ट है आपका 60,000 का, तो ऑलरेडी 20,000 को माइनस रहने देंगे, और जो रिमेनिंग 40,000 है जो तुमने लेट पे किया है उसे कर देंगे एडबैक। तो यहां पर आएंगे हम 40,000 रुपए एडबैक कर देंगे बैंक इंटरेस्ट वाला। आई होप बड़े सरल तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा, इसमें कोई भी इफ एंड बट वाली बातें नहीं है, थोड़ी थोड़ी प्रोविजन आपको आते होंगे। प्रैक्टिस के लिए अगर आपको और भी क्वेश्चन चाहिए तो आप मुझे बता देना, मैं वो भी अपलोड कर दूंगा, ठीक है। हाउसिंग रीपेमेंट वगैरह जो है ये आपकी डिडक्शंस का पार्ट हो जाएगा। करेंट डेप्रिसिएबल अलाउड अंडर दिस एक्ट इज कंप्लीटेड ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, उनका इस तरीके से हमने इन्फॉर्मेशन निकाली है, ठीक है। ओपनिंग आपको दिया हुआ है उस साल का डेप्रिसिएशन माइनस करके 11,90,000, एडिशन आपने किए हैं जो यूज मोर देन 180 डेज है, और टोटल एडिशन 4 लाख रुपए। देखना जरा ध्यान से, टोटल एडिशन 4 लाख रुपए है, जिसमें से 2 लाख की अमाउंट ऐसी है जो कि 1,01,80 दिन से ज्यादा इस्तेमाल की गई है। तो इसका इंप्लाइड मतलब क्या है, इसका इंप्लाइड मतलब ये है कि जो बाकी के 2 लाख रुपए है वो आपने 180 डेज से लेस के लिए इस्तेमाल किए है। तो मैं क्या करूंगा जरा ध्यान से देखना, 11,90,000 में से मैं 4 लाख रुपए प्लस कर दूंगा, तो टोटल मिला के कितना हो जाएगा 15,90,000 रुपए, और 15,90,000 में से पहले 2 लाख वो वाले निकाल लूंगा मैं जिसमें मुझे देना है आपको 50% डेप्रिसिएशन, मतलब 15% का हाफ डेप्रिसिएशन, मतलब 7.5% का डेप्रिसिएशन हम यहां पर अलाउ करेंगे इनको, और रिमेनिंग को 15% दे देंगे, फिर एडिशनल डेप्रिसिएशन की बातें करेंगे। चलते हैं डेप्रिसिएशन निकलवाता हूं आपका एक बार। क्या लिख रहे हैं ये, क्या मेरे पास कैलकुलेटर होता तो उन्होंने जो बाय डिफॉल्ट टैक्स रिजिमा है, इसलिए बाय डिफॉल्ट वाले में एडिशनल डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं होता। मैंने आपको बता दिया है कि बाय डिफॉल्ट वाले में या ऑप्ट आउट वाले में कैसे होगा, उसके लिए सोच रहा हूं मैं कि एक वीडियो बनाऊं कि टैक्सेशन सिस्टम जो है बाय डिफॉल्ट में टैक्स कैसे निकलता है, और अगर बाय डिफॉल्ट से ऑप्ट आउट हो रहा है तो कौन कौन से खर्चे अलाउड और डिसअलाउड वाले के, इसके बारे में सोच रहा हूं कि किस तरीके से शॉर्ट तरीके से मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊं। तो यहां पर नॉर्मल डेप्रिसिएशन निकाला गया है, अब नॉर्मल डेप्रिसिएशन कैसे निकाला गया होगा वो मैं आपको बता देता हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। 11,90, तो पहले उन्होंने क्या लिखा होगा, आप कंप्यूटेशन करना है इसकी, मैं समझा देता हूं जल्दी से आपको। 11,90,000 का है, प्लस आपने टोटल उसमें जो एडिशन की है वो है 4 लाख रुपए, इरेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो मोर देन है लेस देन है, वो तो यहाँ पर काम आता है। जब आप यहाँ पर निकालते हैं तो डेप्रिसिएशन निकालने के कुछ रूल होते हैं, जिस पे आपको नहीं मिलेगा उसे यहाँ माइनस कर दीजिए, और जिस पे आपको मिल जाएगा, जैसे 15,90,000 है जिसमें से 2 लाख ऐसे हैं जो लेस देन 180 डेज के लिए इस्तेमाल हुए हैं, इसीलिए जो इस 2 लाख पर रेट मिलेगा वो मिलेगा 7.5%, और उसके बाद ये अमाउंट बच जाएगा आपका 13,90,000, और इस 13,90,000 पर जो रेट लगेगा वो लगेगा 15%। तो यहाँ पर जो अमाउंट आएंगी शायद यही निकाली होंगी उन्होंने, चेक कर लेते हैं। 13,90,000 पे 15% निकाला है, और ये आया 2,08,500, और जो 2 लाख पे 7.5% निकाला है वो 15,000 है, और क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट टैक्स रेजिमा में टैक्स दे रहा है इसलिए उसे एडिशनल डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं किया गया, ये बात यहाँ पर लिखी गई है। अगर बाय डिफॉल्ट से ऑप्ट आउट कर रहा होता तो एडिशनल डेप्रिसिएशन दिया होता, और एडिशनल डेप्रिसिएशन उस केस में कैसे निकालते जरा ध्यान से देखिएगा। जो टोटल एडिशंस हुए हैं आपके वो 4 लाख हुए, यहाँ पर बताता हूँ आपको, जो टोटल एडिशनल डेप्रिसिएशन की बातें की जा रही है, तो जो टोटल एडिशन हुआ है मान के चलूंगा कि वो न्यू प्लांट एंड मशीनरी है 4 लाख रुपए की, जिसमें से 2 लाख की जो प्लांट एंड मशीनरी है वो कैसी है, जिसमें से जो 2 लाख की प्लांट एंड मशीनरी है उस पर जो मैं रेट दूंगा वो दूंगा आपका एडिशनल डेप्रिसिएशन का जो रेट होता है वो होता है वैसे तो 20%, लेकिन क्योंकि वो लेस देन वाला एक अमाउंट है तो इसलिए मैं यहाँ पर दूंगा उसको 20,000 रुपए, और यहाँ पर जो रिमेनिंग 2 लाख रुपए की नहीं है जो 180 डेज से ज्यादा के लिए इस्तेमाल की है उस पर पूरा आपको मिल जाएगा कितने परसेंट, 20%, और ये अमाउंट टोटल आ जाएगी आपकी 40,000 रुपए। और ध्यान रखना सारे बच्चे, जब फर्स्ट ईयर में आपको हाफ मिला है एडिशनल डेप्रिसिएशन तो नेक्स्ट ईयर में उसका बैलेंस मिल जाता है। आई होप ये बात आपको पता होगी। बाकी यहां पर मैंने 2-3 क्वेश्चन आपको कराए, इसके बाद आपके अगले सेट ऑफ वगैरह के प्रोविजन शुरू हो गए। वीडियो पक्का अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, थोड़े कंसेप्ट क्लियर हुए और आपको लग रहा है कि नहीं 1-2 एडजस्टमेंट या 5-6 एडजस्टमेंट तो हम कम से कम एग्जाम में करके आ पाएंगे इस वीडियो की मदद से, तो मुझे पक्का कमेंट बॉक्स में बताना, और वीडियो को पक्का करना है आपको लाइक। और भी ऐसे प्रैक्टिस क्वेश्चन पीजीपी के लिए आपको
चाहिए कि लग रहा है कि नहीं सर सफिशिएंट नहीं है और भी लेके आइए, तो मैं आपके लिए वो भी लेके आऊंगा। जैसा आप बोलेंगे वैसा करा देंगे, और आप बोलोगे सर नहीं जो रिमेनिंग चैप्टर रह गए उनके कुछ लेके आइए, तो मैं वो लेके आऊंगा। जैसा आप बोलोगे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। सब्सक्राइब बहुत मतलब संख्या में करते रहिएगा, दोस्तों से भी शेयर करते रहिएगा। टारगेट है हमारा कि हम 10,000 सब्सक्राइबर्स तक इन सितंबर एग्जाम्स में पहुंच जाएं। बहुत सारा कंटेंट आपके लिए डाला गया है, आई होप आपको मजा आ रहा होगा, और भी चीजें मैं आपके लिए लेके आऊंगा। एग्जाम के बाद आपका एमसीक्यू सॉल्यूशन, रिव्यू वीडियो और ग्रुप 2 वाले के लिए सब कुछ लेके आऊंगा। तो ऐसा ही प्यार बनाए रखिएगा। आपके बहुत सारी विशेष मिली मुझे गेट वेल सून वाली, तो मैं थोड़ी सी तबियत पहले से ठीक है, इसलिए मैं वीडियो रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले किसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। ऐसी ही पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।